एकदम ऑसम क्वेश्चन है, आइए समझाता हूं। जब आपसे बोला जा रहा है कि इस संख्या में क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे कि वह x-1 से डिविजिबल हो जाए। मान के चलो x-1 से डिवाइड करने का मतलब है x-1 बराबर 0 रखने पर। जैसे ही आप x-1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 रखने पर क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? क्या है ही नहीं, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि डिवाइड करने पर ऐसा क्या जोड़ूं इसमें। तो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो क्या आ रहा है? 7 माइनस का 11 माइनस का 11। सर ये निकल कर आ रहा है मेरे पास 7 माइनस का 22 निकल कर कितना आया? माइनस का 15 आया। कितना निकल कर आया? माइनस का 15। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सर हमें दिक्कत दे रहा है, क्योंकि ये रिमाइंडर ही तो है। अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस का 15 बच रहा है। आप ऐसा कुछ इसमें जोड़ो, आप ऐसा इसमें कुछ जोड़ दो जिससे कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो मैंने कहा भाई देखो, आपका कहने का मतलब है कि मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूं? बोले सर जो 15 आ जाए। तो 15 कहां आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। वाह, तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई आप x बराबर 1 रखोगे ना तो 15 आना चाहिए, तभी तो पूर्ति होगी। तो x बराबर 1 रखने पर 15 कौन सा ऑप्शन देगा? ऑप्शन नंबर ए देगा भाई, तभी तो वो -15 डिसॉल्व होगा जब आप +15 करोगे। तो आपको वही जोड़ना है। तो x बराबर 1 रखो, तो x बराबर 1 रखोगे तो यही तो 15 देगा। हो गया काम? चलिए नेक्स्ट। अंतिमा ने 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 5,000 रुपए की राशि उधार ली। प्रत्येक 6 महीने के लिए ब्याज को मूल राशि में जोड़ दिया जाता है और 3 साल के बाद अंतिमा द्वारा दिए जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? करें सॉल्व, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगने वाला है। आप मुझे बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर 20% पर ईयर है तो ये बताइए हर 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? R बराबर 10%, रेट आधी हो जाती है। और टाइम कितना हो जाएगा आपका? अगर हर 6 महीने की बात करूं तो सर हमारा जो टाइम होने वाला है कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। तो आप ये कह सकते हैं कि सर टाइम तो हमारा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6 महीने की बात करेंगे तो 6 साल टाइम हो जाएगा। तो बात तो सही है, तो फिर कैसे करें? कोई और चीजें? 6 साल का तो हमें निकालना आता ही नहीं है। तो क्वेश्चन को दोबारा से करो कि कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ है क्या जो आपसे मिस हो रहा है। टाइम 6 साल होगा? हाँ वही देखो, यही होता है। टाइम 6 साल होगा, होगा या नहीं होगा? देखो एक बार। सोचो सोचो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए भैया, मान लो सही तो है, 6 साल ही होगा, क्योंकि 6 महीने के कुछ वो फिक्स ही नहीं होते। 6 साल ही होगा, क्योंकि 6 महीने के कितने स्लॉट बन गए? 6 महीने के कितने स्लॉट बन गए भाई? 6 महीने के तो स्लॉट बनेंगे आपके, है ना? 3 साल में 6 स्लॉट बन गए। वेरी गुड। क्या करोगे? सक्सेसिव लगा दोगे। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। कंफ्यूज होना ही नहीं है। अच्छी बात यह है, हमारे लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या दे रहा है हमें यहां पर
सबसे अच्छी चीज, हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 11 ही आया है, ठीक है। और 11 की कैलकुलेशन हम जानते हैं कि सर देखो 11 की पावर 4 तक तो मैं जानता हूं 14641, 121 का गुणा और कर दूंगा, या फिर आप 11 का करते जाइए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहां पर आपके लिए, हाँ देखो, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे बार बार कि सर प्रिंसिपल ऐड करते चलना है ना। डियर, क्या यहाँ प्रिंसिपल ऐड नहीं है क्या? तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। क्या यहाँ प्रिंसिपल ऐड नहीं है क्या? क्या यहाँ प्रिंसिपल ऐड नहीं है क्या? बात वही तो है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कहते ही उसी को है कि जो भी आपका ब्याज आया उसको भी आपने मूलधन में जोड़ते चले गए, ठीक है। बस सीआई है तो ऑलरेडी ऐड होगा। तो यहां पर आप 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, गुणा करके भी बता रहा हूं 14641। आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 14641, तो ये आया 1 5 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 11, 5 4 और 2 6, 161। अब 16 एक छोड़ के ऐसे लगा दो 161051, सॉल्व करते हैं, कितना निकल कर आ रहा है। तो भाई अपने पास जो भी ब्याज निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, निकल कर कितना आ रहा है 1651771। आप इसको किससे गुणा करोगे, 5 से, करना ही पड़ेगा 5 से गुणा। क्यों? क्योंकि यहां जो 1000 आ रहा है, 10,000 या 10 की पावर 6, वह 5 के मल्टीपल में आएगा। एक रेशो बराबर करोगे तो 5 से गुणा कर दो, तो 17 पंजे 85 करीब 88 के करीब आंसर आ जाएगा 8858। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन आप कर सकते हो, है ना। और आपको कैलकुलेशन करवाना मेरा काम है, क्योंकि आपको अगर मैं नई कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो फिर आप कोई काम के नहीं रहोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट लाइन एक बार, लास्ट लाइन अच्छी है ना। यहां पर आपने ये निकाला, तो अब मान के चलो ये प्रिंसिपल है, जो भी गुणा कर कर आया तो प्रिंसिपल को इसी के बराबर तो करोगे। तो आपको ये कंफर्म तो पता ही है ना कि 5 मल्टीपल आएगा, आएगा ही वो, तो चाहे 0.005 ही आए, तो 5 से गुणा करना है, खत्म बात। चलिए 87 क्यों नहीं, 87 क्यों नहीं, गुणा कर लो ना डियर, अपने आप पता लग जाएगा, पूरा गुणा करो, है ना। एक बच्चा कह रहा है पूरा बताओ मल्टीपल, तो तुम भी कुछ करो यार, क्या नाम है, चलो आप गुणा गुणा करो यार, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको यार। चलो अगला प्रश्न करिए। यदि नीचे दिए गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है और AD जो है वह A का कौन समद्विभाजक है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये एंगल भी मेरा V हो गया, Y हो गया, एंगल Y बराबर 28 है, तो X का मान कितना होगा, ठीक है बता देते हैं। तो भाई मैं ये कहता हूं, देखो X की, Y की वैल्यू आपकी 28 है, तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो मेरा कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है कि ये वाली वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी क्या, बोलो हाँ या ना। अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये आपका 28 है, तो आपके आंसर तो वैसे ही आ गया, क्योंकि जो x है वह क्या है, इन दोनों आंतरिक कोणों का योग ही तो है। ये हुई ना बात, तो मतलब सॉल्व तो करो, आंसर तो आपके सामने यूं ही झुक जाएगा। 118 आंसर आ गया। अब सॉल्व तो करो, क्योंकि ये जो x है ये बाह्य कोण है इन दोनों आंतरिक कोणों का, और ये 90 क्यों हुआ, 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट,
चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, मोतीलाल ने दो तरह के आटे यानी जई का आटा और जौ के आटे को मिलाकर एक मल्टीग्रेन आटा तैयार किया। 1440 ग्राम जई का आटा और जौ के आटे का मिश्रण 7:3 के अनुपात में 720 ग्राम है ना, ग्राम जई के आटे और जौ के आटे के मिश्रण 13:7 में मिला दिया। तो फिर अंतिम मिश्रण में जई के आटे का हिस्सा कितना है? भाई देखो, कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ पर देखो, जई को मैं क्या कह लूं, ओट कह लूं, है ना, इसको मैं कहता हूं ओट और इसको मैं कह रहा हूं बारले। ठीक है, जौ को कहते हैं बारले और जई को कहते हैं ओट्स। ठीक है, इसका कितना है, 7:3 है। और ये किस रेशो में बांटा जा रहा है, 1440 ग्राम को। तो 1440 ग्राम को बांटोगे तो 10 रेशो बराबर, अगर आपका 1440 ग्राम है तो 1 रेशो बराबर आपका 144 ग्राम हो गया। हो गया नहीं हो गया, बोलो, बोले सर हो गया। तो आपको जई से मतलब है ना, तो जई कितना होगा डियर, यहाँ पर 144 × 7, तो 7 चौके 28, 14 सत्ते 18 में 1008 जई हो गया। मैं केवल ओट्स के आटे की बात कर रहा हूं। ओके सर, यहां तक कोई आपको परेशानी तो नहीं है? नहीं है सर। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं कि 720 में ओट और बारले में कौन कौन है। ओट और बारले में 13:7 है, यानी कि 20 रेशो बराबर किसके होगा, 720 के होगा। वेरी गुड। 1 रेशो बराबर किसके होगा, 36 के होगा। तो ओट कितना हो जाएगा, 13 × 36, 13 × 36। ये कितना आ रहा है, तो 13 × 78, कैरी आया 7, 13 × 39 और 7 46, 468। यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ये बताओ। तो अंतिम मिश्रण में आपसे पूछा गया है कि जई के आटे का हिस्सा कितना होगा अंतिम मिश्रण में। तो भाई ये बताओ मेरे को, आप कैसे निकालेंगे अंतिम मिश्रण में? अब इनका क्या यूज करोगे आप लोग, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। वेल डन। अगर हम कहें भाई साहब कि टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास कितना है गुरुजी, टोटल हमारे पास है 1440 और 720। तो कुल मिलाकर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है 2160। और जई कितना है टोटल, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकल कर आ रहा है 1476। ये आपके ओट्स हैं और टोटल में यही तो पूछा गया है। अब डिवाइड करेंगे हम, 36 से डिवाइड कर लो, तो 36 से कटेगा ये 60 बार और 36 से कटेगा ये 41 बार। तो उम्मीद करता हूं आपका राइट आंसर आ गया होगा। तो यहां पर आकर बच्चा फंस रहा है, क्यों फंस रहा है, कुछ भी तो नहीं करना, आपसे जई का हिस्सा पूछा गया है। तो टोटल तो आपको पता है ना डियर, तो टोटल तो ये है 1440 और 720। और ओट्स कितना कितना है, पहले वाले में इतना, दूसरे वाले में इतना, दोनों को जोड़कर लिख दो, रेशो निकाल दो, काम खत्म। थोड़े से मैं अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं जो आपको डराएंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये होगा नहीं होगा मेरे से, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो टॉप क्वालिटी मेंटेन करनी है वो मैं करूंगा आप लोगों के लिए, कि हम कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन हमें पूरा हाथ तक करना है। तो थोड़ा सा मेरा मेरा मतलब सहयोग करो आप कि यार मैं कैलकुलेशन भी करूं, अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिमाग लगाना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं हूं ना। चलिए, दोनों का जोड़ लिया डियर, है ना, 1008 और 400 जो था ना उसको जोड़ लिया, तो ओट्स निकाल लेते ना टोटल। क्वेश्चन को पढ़ा करो फिर करो। आपको 3 त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। आप मुझे ये बताओ डियर स्टूडेंट कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर आपको गिवन हो तो आप ये बता सकते हो क्या मुझे कि तीनों साइड्स अगर हैं तो क्या ये कोई ट्रिपलेट बना रहे हैं, क्या ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या? नहीं, ये हमारा स्केलीन ट्राइंगल है। और स्केलीन ट्राइंगल है तो कहीं भी किसी को भी सेट कर दो, यानी कि अब फॉर्मूला क्या लगेगा इसके बारे में बताओ। तो गुरुजी केवल और केवल एरिया निकालने का एक ही हमारे पास फॉर्मूला है जो कि चलता आ रहा है। तो भाई साहब हीरोज का फॉर्मूला लगाना है।
हीरोज के फॉर्मूले में सबसे जरूरी चीज क्या है? अर्ध परिमाप। तो 70/2, तो अर्ध परिमाप आ गया 35। तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, दिमाग से सॉल्व करो। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 35 और ये हो जाएगा अपने पास 13, और s माइनस सी 36 17। अब जो बाहर निकल रहा है वो निकाल दो। बोले सर 5 बाहर निकल रहा है केवल, तो ये कितना बचा? 7 इंटू 13 इंटू 17, 7 या 21, 7 यूनिट डिजिट 7 वाला आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी मैंने गुणा नहीं किया। आपको लगता हो ये मैंने कैसे सॉल्व कर दिया 7 वाला? मैंने देखा यूनिट डिजिट, 5 तो बाहर निकल गया, तो 7 या 21 का 1 इंटू 7 का 7, तो 7 यूनिट डिजिट वाला यही है, आंसर आ गया। ऐसे करना है, आप करो तो सही, सब आसान है। चलिए नेक्स्ट। पांच कैसे आया? 5 ऐसे आया, 5 तो खुद है ही, और 35 में से 5 और 7 ले लिया, तो 5 और 5 का जोड़ा बाहर आ गया 5, क्योंकि रूट में से एक तो जोड़े में से एक बाहर आता है, तो अकेला 7 बचा केवल। जेएसएम जिंदाबाद। ठीक है डियर, देखो क्या बोल रहा है बिट्टू, 1/3 यानी कि 1/3 एक हिस्सा हो गया, 2/3 दूसरा हिस्सा हो गया, और टोटल 3 हिस्सा हो गया। 1/3 को 30% की हानि पर, कुल मिलाकर 15% के लाभ पर, तो शेष यंत्रों के साथ क्या करे बिट्टू? तो बिट्टू क्या करेगा? बिट्टू सॉल्व करेगा। देखो माइनस का 30 प्लस का 2x, 2 गुणा x बराबर 45, 2 इधर चला जाएगा तो 2x बराबर 75, x बराबर 37/2, जो कि प्रॉफिट, यानी कि आपकी जो बची हुई संतरा है उसको आपको 37.5% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ये तो पहला तरीका है। इसके अलावा अन्य भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है। तो मैं वही तरीका आपको बताऊंगा जो आपको सिखाना चाहता हूं और जो सबसे ज्यादा सूटेबल है। क्या तरीका लगाया ये तो सर वेटेड एवरेज है ना, कि 1/3 यानी कि 3 टोटल है, एक अगर 1/3 है तो दूसरा 2/3 होगा, तो इन दोनों का अनुपात ले लिया। इस पर 30% की हानि यानी कि माइनस का 30, इसका आपको निकालना है, और कुल दे रखा है 15, तो 15 या 45% का लाभ कमाना है, और आप पहले से ही हानि में चल रहे हो, तो 30 और बढ़ाना पड़ेगा 2 में बांटने के लिए, तो 75/2 37.5 आ गया। ठीक है, चलिए 1800 का क्या यूज है? 1800 का यूज है ना बेवकूफ बनाने के लिए। जैसे मैं बताता हूं कैसे यूज होगा 1800। 1800 का 1/3 आप निकालोगे 600 रुपया, फिर 1800 का 2/3 हिस्सा आप निकालोगे कितना? 1200 रुपया। आप क्या करोगे? 1800 पर तो आप कितना चाहते हो? आप चाहते हो लाभ 15% का, तो आप क्या करोगे? इसको करोगे 115/100 कि जिससे कि आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाए, तो 230, और यहां पर आप निकालोगे तो 115 करते करते हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा। खैर, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे? 30% की हानि, तो 600 पर 30% की हानि यानी कि 70/100, तो 420 रुपया, यानी कि ये 420 ही कमा पाया यहां से। अब 1200 के साथ क्या करूं? तो आप लिख दोगे यहां 100 प्लस x/100, तो इसके साथ जो आ रहा है क्या आ रहा है? तो ऐसा हो जाएगा। और ये बच्चे करते भी हैं कि 1800 का यूज करना है अपन को, लेकिन हमें क्यों करना है 1800 का यूज? अब एक बच्चा कह रहा है प्लीज सर रेशो से बताओ। अरे भाई ये बता तो दिया। अब ऐसे मेरे को बच्चे समझ में नहीं आते, कहां से आ जाते हैं बीच में। ये बता तो दिया रे। इतने में बिट्टू बेहोश, बिट्टू काम खत्म, बिट्टू छुट्टी। आगे चलते हैं, चलो। पता कैसे चलेगा 18 का यूज नहीं है? अब ऐसा क्वेश्चन कर लिया ना, तो जब अगली बार आएगा तो पता चलेगा आपको, हाँ यार ये क्वेश्चन तो सर ने 1800 का यूज किया ही नहीं था। हाँ यार सही है, लगा के देखता हूं सर वाला मेथड।
आपने लगाया और आंसर आ गया। वाह यार, इसका मतलब ये 1800 यूज नहीं होगा, ऐसे आता है पता। पढ़ो तो सही पहले। आलोक 15√3+1 मीटर की ऊंचाई के एक टावर पर खड़ा होकर टावर की ओर आ रही एक कार को देखता है और 3 सेकंड में कार 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है। कहानी घर घर की। स्मृति ईरानी, देखिए वही वाली कहानी है कि यहां से देख रहा है डॉन की तरह चश्मा लगाकर कि भाई कार कहां से कहां तक आ गई, और स्नाइपर उसने लगा रखी है। यहां पर पहले 45 डिग्री था और सॉरी यहां पर पहले 30 डिग्री था और वो कितना हो गया, 45 हो गया। कंडीशन कौन सी है? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, विच वन? केस नंबर 1, 2 एंड 3। केस नंबर 2, ये वो होते हैं ना, मतलब इंस्ट्रक्शन होते हैं कमांडोज के, तो केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 को संभालने के लिए कौन या क्या आता है? केवल और केवल अपने पास आता है d/2√3+1। और ये भी क्या होता है, d/2√3+1। खुशकिस्मती क्या है, यही हाइट है, बराबर कर दो। डी तो निकालें कि कितनी दूरी चलकर आया भाई ल, तो डी निकालो भाई। तो d/2√3+1 बराबर 15√3+1। तो ये लो, √3+1 से √3+1 गया तो d बराबर आ गया 30। तो 30 मीटर में आ गया, यानी कि 30 मीटर चल के आए हैं 3 सेकंड में। तो स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, 36 आ गया आंसर। कैसे बदलेंगे? 18/5 से गुणा करके। अब बहुत सारे जो बच्चे नए हैं जिन्होंने शायद मेरे से कभी कंसेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का ना पढ़ा हो, तो उनको ये लग रहा होगा कि क्या कर दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया, ये तो कोडिंग पढ़ा रहे हो आप, अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये सारी चीजें लगता है, तो लेकिन तत्व है इसमें, मतलब जो लॉजिक है ना वो है, मतलब कितनी जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 113 है तो उनमें से 5वीं और 8वीं का योग, ओहो, सबसे स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं? याद करो लास्ट सैटरडे, सर एवरेज में से आप n-1 को घटा देते हैं, यानी कि 113 में से आप 11 को घटा देते हैं, तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, 102, और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, लार्जेस्ट 113 + 11, तो लार्जेस्ट कितनी हो जाएगी डियर, 124। अब देखो सबसे छोटी ये है, आपको 5वीं निकालनी है, तो आप मुझे बताओ अगर आप पहली पर हो, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, आपको कितने स्थान कवर करने पड़ेंगे? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और हर स्थान में कितने का गैप है, 2-2 का, यानी कि आपको 102 में कितना जोड़ना है, 8, तो ये हो गया 110। अब उसके बाद आपको 3 स्थान और जाना है, यानी कि 6 और जोड़ना है, यानी कि 116, तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, 226। अच्छा लग रहा है डियर, मजा आ रहा है, आएगा। अगर आप कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक से प्लीज। डियर बेसिक ही तो बता रहा हूं, ये बेसिक होता है, लेकिन आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं है, तभी तो समझ में नहीं आ रहा आपको। ये बेसिक ही होता है, आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं है तो भी तो समझ में नहीं आ रहा ना। चलो इसके लिए हम चाहे तो, जैसे अभी तो हमने जल्दी कर लिया ना, ये अभी हमने जल्दी कर लिया ना, यही स्पीड चाहिए आपको पेपर में। पेपर में आप किताबें नहीं लिखनी है आपको, पेपर में आपको यही इसी तरीके से करना है।
अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप कैसे करोगे, तो कर ही नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपके लिए अगर डिटेल बताना है इसका, तो डिटेल बहुत लेंथी बनता है। देखिए कैसे, 1 से लेकर 13 तक की, मैं 1 से लेकर 12 तक की मैं बात कर रहा हूं, तो जो मेरा मिड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1, 13/2 यानी कि 6.5, 6.5 पोजीशन, 6.5 पोजीशन। ठीक है, आप मुझे बताइए क्रमागत सम संख्याओं में, तो प्रत्येक सम संख्या में कितना गैप होगा, प्रत्येक सम संख्या में 2-2 का गैप होता है, ये भी जानना होगा आपको। तो इवन लेना है तो हर में 2-2 का गैप होगा, यानी कि ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, ये छठवीं होगी और ये सातवीं होगी सम संख्या, और इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो यार बात तो समझ में आ रही है गुरुजी, और उसका एवरेज दे रखा है 113, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 6.5 जो है वह 113 है, तो इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा 112 और 114। ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो मिड नंबर है ना, एवरेज है, मिड नंबर है, हम क्या करें इसमें। चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या आपसे कि सर हर किसी में 2-2 का गैप है, तो कितना पीछे जाना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में मतलब 10, तो यहां कितना हो जाएगा 110, सॉरी 10 पीछे जाना है ना, 102, और यहां कितना आगे जाना है 7 करो, 8, 9, 10, 11 और 12, तो देखो सर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां आप जोड़ लो, 114 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है डियर, और यही आपके सामने यहां भी आ रहा था 102 और 124, ये लॉजिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है सर 11 बजे वाली क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस कब पढ़ाओगे। डियर स्टूडेंट सौरभ, यू आर नॉट रेगुलर। सौरभ पांडे, पढ़ा दिया भाई। अब बताओ कैसे बच्चे हैं इन्होंने, वही है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको केवल परसेंटेज पढ़ना है, लगातार पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है बच्चों में। देखिए, एसी है, एक एसी 30 मिनट में 8 यूनिट बिजली की खपत करता है, एक बल्ब 6 घंटे में 18 यूनिट बिजली की खपत करता है। अगर वे प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं तो 9 दिनों में एसी और बल्ब दोनों की कितनी यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब एसी जो हमारा है वह 1 घंटे में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, बताओ। 30 मिनट में 8 यूनिट करता है तो 1 घंटे में 16 यूनिट करेगा। 6 घंटे में 18 यूनिट करता है बल्ब, एक बल्ब है 6 घंटे में 18 करता है तो 1 घंटे में कितनी करेगा 3 यूनिट करेगा। तो हम 1 घंटे की क्यों निकालते हैं, बताओ। मैं 1 आवर का ही पे क्यों बात कर रहा हूं सर, 1 आवर की बात करने का मतलब आपका ये है क्योंकि आप टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से जाते हो, एफिशिएंसी निकालना चाहते हो आप, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने से हमारे पास क्या थोड़ा सा डेटा आ जाता है कि भाई साहब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करेंगे, एसी बल्ब दोनों मिलकर 19 यूनिट। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, तो 1 घंटे में 19 यूनिट कर रहे हैं और 1 दिन में 10 घंटे काम हो रहा है, तो 1 दिन में कितना करेंगे 19 इंटू 10, और 9 दिन में कितना करेंगे इंटू 9, तो 1710 यूनिट आंसर आ जाएगा। बस कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो पेपर क्या कुछ भी फोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन। सर 19 कैसे, प्लीज। पता नहीं यार, बता ही नहीं पाऊंगा 19 कैसे आया, ये यही नहीं बता पाऊंगा यार बस। अब क्या करूं इसका बताओ मैं, अब कहां देख रहा है क्वेश्चन को और कहां पढ़ रहा होगा ये क्वेश्चन।
तो ये हालत है इनकी। अब ये कहते हैं सर सीख नहीं पा रहे हैं हम, बहुत हो गया। अब यही तो दिक्कत है ना। चलिए ध्यान नहीं है भाई साहब। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं कह सकता हूं 3/xy माइनस का 4 प्लस 6/yz माइनस का 3 प्लस 9/zx माइनस का 1 बराबर अगर 10 है तो सॉल्व करते हैं पूरा। तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 3/xy प्लस 6/yz प्लस 9/zx बराबर 18। सर xyz को एलसीएम ले लो ना, तो xyz का एलसीएम लेने पर 3z प्लस 6x प्लस 9y बराबर 18। xyz की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो देखिए दोस्तों 3z प्लस 6x प्लस 9y बराबर 18 इंटू 9। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 2x 3y और z, तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन ले लोगे तो वही आ रहा है 3x और 2y, नहीं 3y प्लस z बराबर आपका कितना है 18 इंटू 9, और 3 से आपने डिवाइड कर दिया 9 को 3 बार, 18 या 54। कैसा लगा क्वेश्चन? लेकिन जो पेन चलाएगा उसको फील आएगा, जिसका मतलब आंसर 54 निकल जाएगा ना, वो मतलब समझेगा कि हाँ यार मैं कुछ सीख रहा हूं। रियलिटी है, जब हम कोई काम खुद नहीं करके देखते तब तक, जैसे बचपन में आप खिलौना लाते थे, कभी भी आपने दूसरे के पटाखे को देखकर खुश हुए हो क्या? कभी दूसरे के पटाखे को देखकर खुश हुए हो कभी? या दूसरे के खिलौने को देखकर खुश हुए हो? नहीं, आपको खुद को मन करता है यार मैं चलाऊं, मेरा होना चाहिए। तो सेम काम क्वेश्चन के साथ भी है। मैं कितना ही कर लूंगा वो नहीं सीखेंगे आप, जब आप खुद करेंगे तो ही आएगा। नेक्स्ट। अरे पटाखे वाली बात कर रहा हूं मैं, तुम कहीं और ले जा रहे हो। हाँ सर हम खुश हो लेते हैं। दिन में 7 घंटे काम करने वाले 42 मजदूर 18 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। यदि मजदूर दिन में 6 घंटे काम करते हैं तो 42 दिनों में उसी काम का पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या। तो 42 मजदूर हैं, 18 दिनों में 7 घंटे काम करते हैं। यदि मजदूर 6 घंटे काम करते हैं और 42 दिनों में काम करना है तो कितने मजदूर चाहिए? तो 42 से 42 काटा, 6 से काटा 3, 21 मजदूरों से काम चल जाएगा। अगला प्रश्न करके बताएं। चलिए एक नाव 28 किलोमीटर तक धारा के बहाव में चली और तुरंत लौट आई। बोले भाई मेरे से नहीं चला जा रहा है। वापसी की यात्रा के दौरान इसने दोगुना समय ले लिया, डबल। ठीक है, यदि नाव की प्रवाह की गति दोगुना अधिक होती तो जाने और आने में 672 मिनट लगते,
तो नदी के प्रवाह की गति बताइए कितनी होगी। ये काफी प्यारा प्रश्न है। जो बच्चे इस प्रश्न को पढ़कर ये सोच रहे हैं भाई अपन से तो हो लिया, अब कोई बात नहीं सर हम नहीं करेंगे इसको, तो भाई ऐसे ना करो, ठीक है। क्योंकि समझना है, जिसको नहीं समझ में आया वो मैं समझा दूंगा, और जिसको आ गया है वो मेरे साथ करे, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलिएगा। तो सर कैसे करें, देखो भाई साहब, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर धारा के बहाव में चली, तो 28 किलोमीटर धारा के बहाव में चली, चली कि नहीं चली, चली, और तुरंत लौट आई, तुरंत लौट भी गई, लौट भी गई ना। अब लौटेगी तो v माइनस यू होगा, बोलो होगा तो सही गुरुजी। वापसी की यात्रा में इसने दुगना समय लिया, तो मामला सेट कर दूं यहीं की, क्या ये सब लिखने की जरूरत है। इस पहली लाइन से क्या मैं निकाल सकता हूं कि v प्लस यू अपॉन v माइनस यू 2:1 है, क्यों नहीं, बेशक। यहां से v और u का रेशो कितना होगा, योगांतरा अनुपात के माध्यम से 3/1, यानी कि v बराबर कितना हो गया 3u। एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स, पहला काम को निपटा दिया, यानी कि यहां तक की जो इसकी उपयोगिता थी वो हमारी पूरी हो गई है। अब आगे की कहानी बड़ी अच्छी है, चलो समझते हैं, एंजॉय करते हैं। बोला क्या जा रहा है सर, 28 किलोमीटर नदी के प्रवाह की गति दुगनी अधिक होती, नदी के प्रवाह की गति दुगनी अधिक होती का मतलब समझ में आ रहा है। समझो पहले, बोले नहीं आ रहा बोल दो नहीं आ रहा सर। अरे सच, यानी कि नदी के प्रवाह की गति दुगनी होती है एक तरीके से, तो एक से कितनी होती, 2 होती, ठीक है। नदी के प्रवाह की गति एक से कितनी होती, 2 होती, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि रेशो आपको पता ही है, आप धारा की दिशा में जा रहे हो और फिर लौटोगे भी तो सही ना। धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, 3x में से 2x गए तो x। जिनको भी नहीं आ रहा प्लीज पूछ लो मेरे से। अरे भाई आपने पहले निकाला, पहले क्या निकाला, पहले यही था ना रेशो, पहले रेशो यही था ना, रेशो यही था ना। अब आपसे बोला कि नदी के प्रवाह की गति दुगनी होती, तो दुगनी कर दो ना, यानी कि ये 3x है तो अब ये 2x हो जाएगा। तो अब धारा की दिशा में जाओगे तो कितना हो जाएगा 5x। अब धारा की दिशा में आओ, विपरीत दिशा में आओगे तो x, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 672 मिनट बटे 60। सॉल्व करो। और मेरे को भाई स्किप करने वाले स्टूडेंट पसंद भी नहीं है वैसे भी, और उनको एग्जामिनर भी पसंद नहीं हो करेंगे, ध्यान रखना। तो डोंट अंडर एस्टिमेट, जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है यहां तो ना आए, 12×72, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करता हूं डियर। 28 से कटेगा, 28 से कितनी बार जा रहा है 4, 28 दूनी 56, 4 बार, 4 बार, और ये हो गया कितना 6x बराबर 10/4, ठीक है क्या, नहीं नहीं ठीक तो नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सही है ना पूरा, तो पूरा सॉल्व करते हैं इसको। मैं 28 को कॉमन ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। 28 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/5 प्लस 1/x, यहां से मेरे पास निकल कर आया 112/10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लिया, 28 से मैंने काटा इसको कितनी बार 4 बार, 5/2, तो ये आ गया 6x बटे 5x स्क्वायर बराबर 4/10। x से x कट गया, 5 से कट गया 2 बार, x बराबर आ गया 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है ऐसे क्वेश्चन डीमोटिवेट करते हैं, तो इसकी जगह मैं वो वाला दे देता तो मोटिवेशन आ जाता। v प्लस यू बराबर आपका 30 है और v माइनस यू बराबर आपका 20 है, तो v बताओ कितना होगा, तब आता मोटिवेशन, और मोटिवेशन निकल के बाहर भाग जाता है, फिर पेपर देकर आते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब ये है कि भाई बचपन से हमें सिखाया गया है कि हम अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, लेकिन यहां से लोग भागते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए सर, ट्वाइस मोर बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, ट्वाइस मोर बोला है, दुगना ही होगा, ये ध्यान रखना। ये भाषा है, ये लैंग्वेज है पेपर की, ठीक है। चलिए 6 लें या 3? हाँ, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक ने, सर आंसर 6 होगा या 3 होगा? आंसर आपका 3 ही होगा। आंसर क्या होगा? 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ओरिजिनल कंडीशन की बात करते हैं, ना कि दुगना करने पर वाली की। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करिए। सब कुछ आ जाएगा तो सीखने का मजा खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, cos a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन, अब यहां आप क्या रख सकते हो, सेटिस्फाई कराओ कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है तो वो ठीक है। 45 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अक्सर यही क्वेश्चन आपके CHSL में देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, तो 45 अगर रखते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं सर 45 रखने पर ये आ रहा है √2 1/√2, या आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है। सर कैसे करूं? cos a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, cos a माइनस cos a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a 1 प्लस कॉस a। मेरे प्यारे दोस्तों बराबर 1 है ना, ये ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। हाँ, तो कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a, ध्यान दो मैं जब करता हूं ना, लिखता हूं तो ध्यान दिया करो यार, नहीं दोगे तो फिर मैं समझा कैसे पाऊंगा तुम लोगों को। तो साइन a प्लस 1 प्लस कॉस a, तो ऊपर से मैं कॉस कॉमन ले लूं, बराबर 1 है, ध्यान रखना। ऊपर से अगर आप कॉस कॉमन ले लेते हो ना सर, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस ए, नीचे भी आपका क्या है? साइन a 1 प्लस कॉस ए, तो कट जाएगा क्या? कट गया ना? यस, यानी कि tan a बराबर कॉट a बराबर कितना आ गया? 1, तो a बराबर आ गया 45 आ गया ना। तो मैं वही कह रहा था, या तो सेटिस्फाई करा लो या सॉल्व कर लो। a बराबर 45 आ गया तो वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 प्लस का 1 और √2 का 2, यानी कि आंसर आएगा 4। क्लियर है डियर? मजा आ रहा है? वेल डन। नेक्स्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा 19 को पेपर है, कुछ बता दो। ऐसे ऐसे जाते थे जब बोर्ड का पेपर होता था, सर क्वेश्चन टिक लगा दो सर किताब में। चलो, एक निश्चित वस्तु का 3/5 हिस्सा 30% के लाभ पर बिका, 1/4 हिस्सा 12% के लाभ पर बिका, शेष 60% के लाभ पर बिका और कुल लाभ इतना हुआ। तो JSM लगा सकते हो और नेट लाभ निकाल सकते हो। आप मुझे ये बताइएगा कि मैं टोटल हिस्सा कितना मानूं, ये बताओ बस। तो सर देखो 3/5 में 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 5 चौके 20 मान लो आप। तो 20 का 3/5 हिस्सा कितना हो जाएगा? 12। 1/4 5, बचेगा कितना? 3। अरे शेष 3 ही तो बचा। वेल डन। अब 30% का लाभ यहां पर है, प्लस का 30%, 12% का लाभ यहां पर है, वेल डन, और 60% का लाभ यहां पर है। अब इनमें से मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा वेटेड एवरेज लगा दो आप, ज्यादा अच्छा है। तो देखो 12 × 36 360, 12 पंजे 60 और 6 18, केक कटेगी तो टोटल में बटेगी।
तो 420 और 180 होता है 600, 600 बटे 20 करेंगे तो आपको ओवरऑल कितना निकल कर आ रहा है 30% का प्रॉफिट। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है 30%। तो 30% प्रॉफिट किसके बराबर है 57,100 के बराबर है, यानी कि 100% 19,000 के बराबर। मजा आ रहा है? सब आएगा यार, क्वेश्चन कैसा भी हो फोड़ दोगे। चलिए नेक्स्ट, 20 कैसे आया? अरे वो पहले ही बताया था ना यार कि देखो यहां देखो ये भी कर रखा है, आप ध्यान दिया करो, नहीं दोगे तो नहीं समझा पाएंगे। अब निशांत ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा फीवर होगा, नॉर्मल फीवर होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी के गोले से एक ठोस शंकु को इस प्रकार काटा जाता है कि ठोस शंकु की आधार की परिधि गोले की त्रिज्या के 2 पाई गुने के बराबर हो जाती है, तो बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या है? ये 1 नंबर क्वेश्चन है डियर। कैसा क्वेश्चन है ये? 1 नंबर क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा आपको जब मैं कराऊंगा। तो आप तो मुझे बताएं, जो कौन है ना, कौन का परिधि क्या है? सरकमफेरेंस। तो आप ये कहोगे शंकु की आधार की परिधि 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ स्पेयर है। बोलिए प्लीज, बोलिए। रेडियस ऑफ स्पेयर, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोला है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर हाइट आपकी जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ठीक है, तो आपकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 12 ही हो जाएगी, क्योंकि उसी के अंदर शंकु है। मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। हमेशा रेशो निकाला करो, हमेशा रेशो पे ध्यान दो। तो क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, क्या होता है 1/3 पाई, रेडियस कितनी आई बताओ? नहीं आया? 12 ही है ना? चलो सोचो सोचो, अरे 12 ही तो है। पाई आर स्क्वायर एच भी 12 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। हो मजा आ गया। कटिंग हो गई, कटिंग हो गई, कटिंग हो गई, कटिंग हो गई। तो कितना बचा 1/4, यानी कि गोले का आयतन 4 है, एक ही बचा है, तो कितना वेस्ट हो गया? 3 हिस्सा। किसमें से? 4 में से, इंटू 100। तो 75% विल बी योर राइट आंसर। 75% विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? चलो, हाँ अब बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आया उनको। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से एक ठोस शंकु इस प्रकार काटा जाता है कि ठोस शंकु की आधार की परिधि गोले की त्रिज्या के 2 पाई गुने के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो यार। डायग्राम डायग्राम बिना डायग्राम के फील करो। ये देखो, ये आपको गोला दिख रहा है, यहां से आप एक शंकु काट रहे हो, काटने दो। कट गया शंकु, बिल्कुल कट गया।
और आपसे बोला जा रहा है, यहां पर बोला क्या गया है कि ठोस शंकु के आधार की जो परिधि है ना, गोले की त्रिज्या के 2 पाई आर के बराबर है। तो यहां पर ऐसे कर लो, बेस पे बना दो। ऐसे शंकु काट लो, ठीक है, गॉट इट। अब आप सारी चीजें देख सकते हो कि देखो भैया, आपको ये हिस्सा निकालना है, ये आपकी रेडियस कितनी दे रखी थी, आर। तो क्या मैं वो वाली सेटिस्फाई कर पा रहा हूं क्या कि गोले का जो शंकु का जो आधार है गोले की त्रिज्या के 2 पाई के मल्टीपल में है, तभी तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। इसकी भी रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई, 12। हाइट कितनी हो गई, हाइट भी 12 हो गई। रेडियस इसकी कितनी है गोले की, ऑलरेडी 12 है। तो अगर आप इसमें से इसका वॉल्यूम निकालोगे, क्योंकि भाई वॉल्यूम तो निकलेगा ही, इनकी तो रेडियस हमेशा 12 ही रहने वाली है। हाइट 12 क्यों, अरे 12 क्यों, क्या मतलब क्या होता है ही 12, 12 ही तो है। क्या कर सकते हैं बताओ, तुम बताओ क्या करें। ये बेस पे अड़ा हुआ है तो बोले 12 क्यों। अब जब आप बेस ही इस पे मान रहे हो इसके आधार पे, तो ये 12 ही तो होगा यहां से यहां तक की दूरी। बताओ इनको, बताओ क्यों, हर चीज का जवाब क्यों कैसे होता है। फिर आप कल को पूछोगे भाई 4/3 पाई आर क्यूब क्यों। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसा है, सर मेरा पेपर 19 को होगा या नहीं। सर नहीं हुए ऑक्टोबस बाबा हो गए भाई साहब। द मंथली विमल और विजय, विमल और विजय की मासिक आय आपको कितनी दे रखी है, 2:1। व्यय और बचत क्रमशः दिए गए क्रम में 5 से 3 और 4 से 1 अनुपात में है। विमल और विजय की एक साथ कुल बचत 5,000 रुपए है, तो बताइए प्रत्येक की मासिक आय कितनी होगी। तो ये सॉलिड क्वेश्चन है। आप, मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि ये विमल है और ये विजय है। अब मासिक कमाई का अनुपात दे रखा है, देने दीजिए। अब ये बोला जा रहा है कि यार इनका एक्सपेंडिचर जो है ना 5:3 और सेविंग जो है ना 4:1 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या आपको, किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर मैं बात करना चाहूं, इनकी कुल बचत दे रखी है, तो ये कुल बचत किसके बराबर है, 5:5,000। तो यहां से एक फायदा हो गया, 1 बराबर कितना आ गया, 1,000। यानी कि इसकी सेविंग 4,000 हो जाएगी और इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1,000। लड़ाई कंसेप्ट लग जाएगा अब तो भाई, टोटल बचत दे रखी थी ना, अब तो लड़ाई कंसेप्ट लगा ही सकते हो। कैसे लगाऊंगा सर, 2:1 आपकी इनकम का रेशो है, और बचत को अगर मैं घटा दूं कितना, इसका 4,000 घटा दूं और इसका 1,000 घटा दूं, तो अब एक्सपेंडिचर कितना रह जाना चाहिए, 5:3। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1, 4 तिया 12 और 5, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, तो 7 दूनी 14,000 और 7,000, इनकी दोनों की आय का अनुपात, आय आ गई, ये ले लो। चलिए नेक्स्ट, लॉकडाउन। सर लॉकडाउन लग गया तो, यार लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम वालों को अलाउ कर दिया है, ठीक है, सब देकर आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडमिट कार्ड अगर आपके हाथ में है तो वो एक तरीके से पास है,
लेकिन सावधानी से जाना भैया, है ना। एक त्रिभुज के बाहरी कोण का माप आपको 145 दे रखा है, इसके संबंधित आंतरिक कोण के बीच का अंतर आपको कितना है, 15 है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से कितना अधिक है। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, ये अगर आपका बाह्य कोण है, (145), अब बोला गया है कि भाई साहब इनके करस्पॉन्डिंग जो आंतरिक कोण है उनके बीच का अंतर दे रखा है। आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा इसका, और इसके जो करस्पॉन्डिंग आंतरिक कोण है उनका जो अंतर है वह आपको 15 दे रखा है। यानी कि अगर हम बात करना चाहें कि उन दोनों के बारे में, तो आपके सामने क्या होगा कि ये 35 हो गया और ये 145 हो गया, और अगर मैं 15 आपको डिफरेंस दे रखा है, उसके उनका योग अगर 180 और 15 डिफरेंस है, तो क्या करूं बताओ। तो सर एक कोण आपका 80 हो जाएगा, एक कोण आपका 65 हो जाएगा। कैसे, 145 डिग्री प्लस का 15/2, 145 डिग्री माइनस का 15/2, तो ये हो गया 80, और ये हो गया अपने पास 130/2 65, और ये हो गया अपने पास 35। काम हो गया खत्म। तो ये लो, ये हो गया 80, कोई भी मान लो, ये हो गया 65, और वो 145 आ ही रहा है। तो सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से कितना अधिक है, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 45। मजा आ गया, आएगा। नेक्स्ट करो भाई। जो पढ़ लो भाई, है ना, जो पढ़ेगा उसको आएगा। बाई 2 क्यों सर, अरे मत करो बाई 2, आपको तो तरीका बताया हुआ है ना बोटन स्ट्रीम वाला पायल ठाकुर, आप दिमाग क्यों नहीं लगाते हो बताओ। जब आपको दो एंगल्स का सम दे रखा है 145, आपको दो एंगल का डिफरेंस दे रखा है 15, तो लगाओ एक्स और वाई सॉल्व कर लो, हो जाएगा। चलिए वेल डन। 248 आइसक्रीम को एक कक्षा में विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक छात्रा की तुलना में 20% कम आइसक्रीम मिलती है। कक्षा में छात्राओं की समान संख्या कक्षाओं में छात्राओं की संख्या समान, कक्षा में छात्रों की संख्या से 25% कम है। यदि कक्षा में छात्राओं और छात्रों की संख्या का अंतर 8 है, तो सभी छात्रों को कितनी आइसक्रीम मिलती है बताइए। वाह, निकालो भाई। देखो सर कहानी घर घर की है, 248 आइसक्रीम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कक्षा में छात्राओं की संख्या समान कक्षा के छात्रों की संख्या से 25% कम है। मान लिया टोटल आपके 100 हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं छात्राओं की संख्या समान संख्या में छात्रों की संख्या से 25% कम है, यानी कि गर्ल कितनी हो जाएंगी, 75। बोलो ठीक है। और बॉय कितने हो जाएंगे, बॉय बोलो 25। हाँ सही है क्या, बताओ, लग रहा दिमाग। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा,
50%। किसके बराबर है? अरे ये रहा ना, छात्र कक्षा में छात्रों और छात्राओं की संख्या का अंतर 8 है, 8 के बराबर है। तो 100% कितने हो जाएंगे? 16। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? है क्योंकि यहां पर अपने पास 75% है, गर्ल्स कम है ना, उल्टा हो गया ना। छात्र और छात्राओं, उल्टा ऐसे करते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान के कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, 248 आइसक्रीम को एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 20 प्रकार बांटा जाता है। हाँ, प्रत्येक छात्र को प्रत्येक छात्रा से 20% कम आइसक्रीम मिलती है। ठीक है भाई साहब। कक्षा में छात्रों की संख्या समान कक्षा में छात्रों की संख्या से, छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या से number of girls in the class are 25% less than the number of boys in the same class। ठीक है, छात्रों की संख्या से, यानी कि अगर मैं छात्रों की संख्या यानी कि बॉय अगर मैं 4 मान लूं तो गर्ल्स कितनी है? देखो एक बार, 3 ही तो होंगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास आर 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेम क्लास। हाँ, 3 ही होंगी। तो कक्षा में छात्रों और छात्राओं का अंतर 8 है, तो एक रेशो बराबर कितना दे रखा है? 8। यानी कि यहां मैं कह सकता हूं बॉय कितने हो गए? 32 और गर्ल कितनी हो गई? 24। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोले सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है डियर, चलिए अब भाई बात वितरण चालू कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, हर लड़की को कितनी आइसक्रीम मिली है? प्रत्येक छात्रा की तुलना में 20% कम आइसक्रीम मिली है। अब आइसक्रीम का रेशो बताओ, आइसक्रीम का जो वितरण है उसका रेशो बताओ आप मेरे को। तो भाई देखो इंग्लिश में देख लेता हूं, बॉय गेट 20% लेस आइसक्रीम देन गर्ल। बेचारे लड़कों का यहां भी आपको कम मिला 20%, यानी कि लड़कियों को 5 आइसक्रीम मिलती हैं तो लड़कों को 4 ही मिलती हैं। क्लियर है भाई साहब? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? किसी समस्या के कारण आप घिरे तो नहीं नजर आ रहे हो ना खुद को? बोले नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, 32 इंटू 4 कितना हो रहा है? 32 इंटू 4 128, 24 पंजे 120। यही टोटल आइसक्रीम रेशो में बराबर होनी चाहिए एक्चुअल आइसक्रीम के। वेरी गुड सर, तो 1 रेशो बराबर 1 आ रहा है, यानी कि जो माना है वही सही है। यानी कि 128 सभी छात्रों को कितनी मिलेंगी, यानी कि बॉय 128। एक्चुअल में क्या होता है, हिंदी में छात्रा, छात्राओं, छात्रा, इनमें सब में दिक्कत होती है, तो इंग्लिश भी देख लिया करना। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं इसमें, छात्र, छात्रों, छात्राओं, तो इस वजह से मैं इंग्लिश देख रहा था। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है? चलो खींचो फटाफट। समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात आपको दे रखा है 3, 4। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, भाई अभी निकाल देते हैं, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 3x इंटू 4x बराबर आपका 294। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 6x स्क्वायर बराबर आपका 294, x स्क्वायर बराबर 6 चौके 24, बचे 5, 6 नाम 54, x बराबर आ गया 7। अब विकर्ण की लंबाइयों के बीच का अंतर 7 ही है, क्योंकि 3x और 4x ही तो है, तो x ही आ रहा है। नेक्स्ट करो। स्थिर पानी में धारा की गति नाव की गति की 20% है, तो बस v/u कितना हो जाएगा? 5/1। वह 150 मिनट में 120 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करती है।
तो मैं ये कह सकता हूं धारा के प्रतिकूल यानी कि 120 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि 4x, भाई इसमें से ये घटा दिया और 150 मिनट लग रहे हैं, 150/60। तो सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है डियर? तो यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 120 × 60 बटे 150 बराबर 4x। अब आराम से सॉल्व कर लो। 4 से काट दिया 30 बार, 30 से काट दिया 5 बार और 5 से काट दिया 12 बार, तो x बराबर हो गया 12। तो धारा के अनुकूल गति कितनी है? तो 6x, तो 12×6 = 72। मजा आया? अच्छा लग रहा है ना? फील आ रहा है? चलो नेक्स्ट। थ्री की पावर 37 और 7 की पावर 74। आप जानते हैं कि पावर को सेम होना जरूरी है, तभी तो आप लिखोगे। तो यानी कि 7 का स्क्वायर की पावर आप 37 लिख सकते हैं। तो जब a की पावर n प्लस b की पावर n आपके पास हो और n आपकी पावर सेम हो, तो यहाँ कितना आएगा? 3 + 49, यानी कि ये कितना आ रहा है? 52। और 52 को अगर आप 26 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने आप निकल कर आ जाएगा 0। 0 विल बी योर राइट आंसर। पूरा है ना डिविजिबल? नेक्स्ट, ये आपकी पाई चार्ट आ गई है, जहां पर रवि की मासिक आय आपको कितना दे रखा है? 26,000 दे रखा है। जहां पर रवि सेविंग करता है 22%। रेंट का आपको नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो छुप गया है। निकाल लोगे रेंट का? निकाल लो। 17, 18, 20 और 15, रेंट कितना आ जाएगा? तो 22 और 8 30, 10 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 75, 75 और 10 85, 85 और 7 92, 8। तो ये 8% है, तो यहाँ फिल कर लो। ये हो सकता है कि मिसिंग है। चलिए नेक्स्ट। तो बताइए रेंट पर कितना खर्चा होगा? तो अभी आपने निकाला ना, इसी वजह से नहीं दिया गया था। 8% किसका? 26,000 का। तो 26,000 का 8% निकालेंगे तो देखो 8×6 = 48, इकाई का अंक 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह परिवहन पर कुल बचत और ईंधन की तुलना में कितना अधिक खर्च करता है? तो देख लो यहाँ पे कुल बचत कितना है? बचत 22% है और ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल, तो 2% अधिक खर्च करता है, यानी कि 2%। कुल बचत और ईंधन की तुलना में कितना? अच्छा परिवहन पर, माफ कीजिए, परिवहन पर, तो परिवहन का कितना है? 15%। तो इससे कितना अधिक खर्च करता है? 42 में से 15 घट गया, कितना आ गया? 40 में से 13 27, और 27 किसका? 26,000 का। तो 6 7 42, इन दोनों में से कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं। 26,000 टोटल आया उसकी, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। अगर उसकी आय 22,000 रुपए होती तो विविध पर कितना कम खर्चा किया होता? तो पहले कितना करता डियर? 26,000 के हिसाब से विविध का है, विविध का है ये रहा 17%। 22,000 के हिसाब से 4 का अंतर आ रहा है और 17% निकाल दो, 17 चौके 68। 4,000 रुपए का अंतर आता ना, उसी पर 17% बच जाता, 17 चौके 68। यदि अपनी बचत का 65% सोना खरीदने में खर्च कर दिया तो वह सोने पर कितना खर्च करता? तो अपनी बचत का 65%, तो बचत कितनी थी? बचत है 22, तो 26 का 22 और उसका भी 65 सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, मतलब 22 दूनी 6 दूनी 12, 22 की 132, 13, 22 दूनी 44 और 10 54 और 3 57 और 65 को लिख सकता हूं 130/2। तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, 2 6 12 13, तो यूनिट डिजिट 8। फिनिश यूनिट डिजिट से। तो ये पूरी आपकी डीआई रही। देखो आपने कभी मेरे पेपर और सेट में देखा एक चीज,
आपने एक पेपर सेट में कॉमन चीज देखी है कि जो मैं पेपर आपके लिए सेट करता हूं तो पेपर सेट में एग्जाम के हिसाब से ही करता हूं, ध्यान रखना, ठीक है।